हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 16 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। आज तक हमारे चैनल पे जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस से बेस्ट क्लासेस आज से आपकी होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो हूबहू आपको 1 जून को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए सब लोग, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पूरा तात्विक स्थल शुरकोटता किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। बताएंगे सब लोग? चलिए, और आज लास्ट में साइंस के क्वेश्चन में करवाऊंगा। मैथ के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे बिल्कुल ओरिजिनल मैथ के क्वेश्चन पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगा विद सोल्यूशन के साथ। आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलिए। तो शुरकोटता ये कहां है? ये है डियर गुजरात में। ठीक है, और भी कुछ स्थल हैं उनको भी याद रखना। जैसे लोथल बहुत पूछा जाता है, लोथल आपका गुजरात में है। एक आलम मीर बहुत पूछा जाता है क्योंकि यूपी का एग्जाम है स्टेट लेवल का, तो आलम मीर को याद रखना। आलम मीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा पूछे तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक है, दैमाबाद पूछे तो महाराष्ट्र में है। रोपड़ कहां पे है? पंजाब में। ठीक है, ये कुछ सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। कहां है, किस राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? बताएंगे सब लोग। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे यजुर्वेद को जाना जाता है। ये गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, याद रखना। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे यज्ञवेद किसे कहा जाता है तो इसी को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे? 16, 15, 14 या 18, जो बाद में महाजनपद बन गए थे? बताएंगे सब लोग। तीसरे प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या 16 थी, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सारे के सारे आपके जो हैं लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लो। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? बताएंगे सब लोग। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? और आज से आपकी एक भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि श्वेतंबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे तो स्थूलभद्र थे। अगर एग्जाम में पूछ ले कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के पूछ ले कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और 23वें पूछ ले 23वें तीर्थंकर कौन थे तो वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए। और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? बताइए इसमें कौन सा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वो आपका है त्रिपिटक, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? बताइए, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय, तो वो कौन था? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग, और जितने लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको एक सीट फिक्स करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो वो था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? बताइए। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे 7 का जो करेक्ट आंसर होगा डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध बताइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध आपका हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में, ये 1761 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाबर
किस वंश का संस्थापक था? मुगल वंश का संस्थापक था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इब्राहिम लोदी ये जो था, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। चलिए, इतना याद रखना है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किसमें जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? काबुल के युद्ध में, या खानवा के युद्ध, या पानीपत की, या घाघरा? बताइए सब लोग, 8वां का जवाब दीजिए। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। अच्छा, ये खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 1527 में, ठीक है, 1527 में। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो हुआ था बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था युद्ध, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप लोग लाइक नहीं करते हो। कम से कम 150-200 लाइक तो कर दो। लाइक करने से कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है, और भी अच्छे कंटेंट मैं लाऊंगा। वैसे आप लाइक करो या ना करो, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लाऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा, जो 1 जून को आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे बाबर की जो आत्मकथा बाबरनामा थी, ये जो है तुर्की भाषा में थी, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया है? आगरा किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, या बुलंद दरवाजा? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आगरा का किला, ये जो है आपका, इसका स्थान कहाँ पे है? आगरा में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया, ठीक है। और यहाँ पे बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इसका भी निर्माण अकबर ने ही करवाया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका फतेहपुर सीकरी, इसका भी निर्माण अकबर ने करवाया, ठीक है। बचा आपका यहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, बल्कि अकबर में नहीं, शाहजहां ने करवाया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपकी अभी भी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, आपको डर लग रहा है कि हमारा स्कोर कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, हम जो पढ़े एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, तो ये सब डर को दूर करना है, बेहतरीन स्कोर करना है एग्जाम में, तो आप ये मेरी रामबाण नोट्स ले लो, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद इसको बंद कर दिया जाएगा सेल करना। तो फटाफट आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हो। अगर आपको भी हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस में कम से कम 50 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो आप इस नोट्स को ले लो। बहुत ही बेहतरीन नोट है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी नोट से देखने को मिलेंगे। तो देर मत करो, फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले लो। मात्र 49 रुपए का पेमेंट करना है, अभी ऑफर भी चल रहा है। और आप हमारे कॉलेज में एडमिशन भी ले लेंगे, और हम लोग अपने कॉलेज में जो फीस लेते हैं टोटल बीएड की 2 साल की, वो लेते हैं 50,750, और ये फीस आप आसान किस्तों में भी जमा कर सकते हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। परीक्षा के दौरान हम रहने की फ्री सुविधा भी देते हैं। एग्जाम हमारे यहाँ ईयरली होता है। ये मेरा नंबर है, इस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, अपनी सीट बुक करानी है। अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो ये ऑफिस है हमारी प्रयागराज में, आप मिल भी सकते हो, और फ्री सीट आप बुक करा सकते हैं, यानी कि सीट बुकिंग का चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। कम से कम 340 बच्चे हमारे यहाँ अपनी सीट बुक करा चुके हैं। आप भी अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि इस बार सभी को पता है कितने आवेदन आए हैं, सीट में मारामारी रहेगी। तो पहले आओ पहले पाओ भाई, बाद में सीट बुक हो जाएगी तो फिर एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा। हम रहने की सुविधा भी देते हैं परीक्षा के दौरान, बुक्स मटेरियल फ्री में देते हैं। SC/ST कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रीवियस ले लेते हैं। तो फटाफट दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हो। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चिल्लियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना ये युद्ध, चिल्लियावाला का युद्ध, ये कब लड़ा गया था बताइए? 11 का जवाब दीजिए। ये 1849 में लड़ा गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, राजपूत राजवंश के आनंगपाल तोमर ने किसका राज्य स्थापित किया था? कौन सा राज्य? गुजरात, अजमेर, मालवा, दिल्ली? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। राजपूत राजवंश के आनंगपाल तोमर ने कहां का राज्य जो है स्थापित किया था? दिल्ली का राज्य, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? बताइए कौन सा किला था वो? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कम से कम 150 तो लाइक हो ही जानी चाहिए। क्लास चलते चलते फटाफट लाइक कर दो सब लोग। और क्लास कैसी लगी लास्ट में आप बताना, अभी मत बताना। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? 1757, 1755, 1756 या 1752? एक बात बताइए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो तो 1757 में हुआ था ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो,
डॉट डॉट भारत की स्वतंत्रता से पहले जो है सबसे बड़ा सामंती राज कौन था? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डॉट डॉट भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया, या तमिल या हिंदी या अंग्रेजी? कौन सा कॉलेज शुरू किया था? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, फटाफट लाइक करो सब लोग। तो संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला यह समाचार पत्र था, इसके संस्थापक कौन थे? बताइए सब लोग, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला समाचार पत्र आपका बंगाल गजट था, इसके संस्थापक कौन थे भाई? इसके संस्थापक आपके जे.ए. हिक्की थे। ठीक है, यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, शॉर्टकट में जे.ए. हिक्की बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल की सेना ने सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह जो है कर दिया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। तो उस समय था बहादुर शाह जफर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह बताइए। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? ये 1921 से 22 के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको बताना है। तो इसकी स्थापना जो है 1867 में की गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। अगर ऑप्शन में केशव चंद्र सेन आ जाए और आत्माराम पांडुरंग ना हो तो केशव चंद्र सेन लगा देना, क्योंकि उनके ही प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही आत्माराम पांडु ने इसकी स्थापना की थी प्रार्थना समाज की 1867 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए अगला प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी आपको बताना है। इसकी स्थापना की गई 1784 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम गैस का दहन, नभिकीय विखंडन, नभिकीय संलयन या हाइड्रोजन गैस का दहन? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नभिकीय संलयन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए डियर। ठीक है, आज से जो भी मेरे चैनल पे क्लास होगी, स्पेशल 6:45 वाली, एक भी क्लास आपसे नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट पृथ्वी का निकटतम तारा है। कौन पृथ्वी का निकटतम तारा है बताइए सब लोग। 23 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे सूर्य ही एक पृथ्वी का निकटतम तारा है। ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर? 15 करोड़। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? पूर्णिमा पर, तिथि, क्वाड्रेचर या प्रथम क्वाड्रेचर या अमावस्या पर? चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए। 24 का जवाब दीजिए। देखिए, अमावस्या पर नहीं होगा, क्योंकि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा में होता है। ठीक है, दोनों याद रखना, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या में होता है। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये अब जो है ग्रेजुएशन लेवल के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपको 1 जून को देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है? 180 डिग्री को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, भारत देश का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणम बिंदु कौन सा है बताइए। 26 का जवाब दीजिए। भारत देश का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो वो आपका है कौन सा बताइए। वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये नोट कर लो, कीबीयू।
ये सबसे पूर्वी है आपका, ठीक है, पूर्वी बिंदु किबियू, ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वी राज्य भी आपका भारत का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, गुहार मोती आपका सबसे पश्चिमी है। और सबसे पूछे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल लद्दाख में है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी राज्य पूछे तो गुजरात, ठीक है। चलिए इतना याद रखना, 26 का जो करेक्ट होगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, अभी मैंने बताया ना कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सबसे पहले यहीं पे सूर्य निकलता है। और सबसे पश्चिमी कौन सा होगा? गुजरात, सबसे लास्ट में जो सूर्य होता है डूबता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है बताइए? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां है बताइए सब लोग? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत की जो सबसे खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, ये है उड़ीसा में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है डोडा बेट्टा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला के एक पर्वत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं? इसमें निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, डॉट डॉट यहां पे डैश वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। 31 का जवाब दीजिए सब लोग। उत्पाद कीमत, अधिशेष कीमत, संतुलन कीमत या कुल कीमत? यहाँ पे संतुलन कीमत हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण दिवस से जरूर आएगा, 100%, कम से कम 2 से 3 आएंगे। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार या हिमाचल प्रदेश? छरही जो नृत्य शैली है इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, झारखंड? बताइए मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो वो है तेलंगाना। झारखंड का एक नृत्य जो है बहुत ही फेमस है, छऊ, ये पूछा भी जाता है, छऊ। छऊ नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 34 का। 35 को जवाब दीजिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया? और लाइक कर दो सब लोग फटाफट वीडियो को। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिया गया भाई सोवियत संघ से, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 36 का जवाब दीजिए। तो 370 बहुत पढ़े थे आप लोग ना, जम्मू कश्मीर, 371 ए भी पढ़ लीजिए, नागालैंड, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 371 ए। अगर 371 बी पूछ ले तो असम हो जाएगा, 371 सी पूछ ले तो मणिपुर हो जाएगा, 371 डी पूछ ले तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो जाएगा। इनको विशेष प्रावधान है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? बताइए, 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 263 हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? कौन सा भाग है बताइए। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 38 का जो करेक्ट आंसर होगा भाग द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। अगर भाग फर्स्ट पूछ ले कि भारत भाग फर्स्ट का संबंध किससे है? संघ एवं उसके राज्य से है, ठीक है। और भाग थर्ड पूछे, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, भाग थर्ड पूछ ले तो भाग थर्ड का संबंध मौलिक अधिकार से है, ठीक है। भाग 4 का पूछ ले तो मौलिक कर्तव्य से है, ठीक है। भाग 4 ए पूछे
भाग 4A, तो वो मौलिक कर्तव्य। अगर केवल भाग 4 पूछे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, केवल भाग 4, जैसे ये लिखा हुआ है भाग 4, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, भाग 4A मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भाग, यहाँ पे 20 याद रखना है, संविधान संशोधन, इतना याद रखना, इससे ही पूछा जाता है अगर भाग से पूछा गया, संविधान के भाग से। तो अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डॉट डॉट के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया किस अनुच्छेद में? 39 का जवाब दीजिए। ये किया गया अनुच्छेद 15 में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा 40 का जवाब दीजिए सब लोग। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो ये है मकाऊ की, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे मैक्सिको की याद रखना, पेसो, मैक्सिको की पेसो है मुद्रा, ठीक है, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है। माले किस देश की राजधानी है? माले, बताइए माले किस देश की राजधानी है? 41 का जवाब दीजिए। तो माले जो है, ये जो है मालदीव की राजधानी है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। मॉरिशस की पूछ ले तो पोर्ट लुइस होता है, लक्षद्वीप के पूछ ले तो भाई कावारती है राजधानी, और मलेशिया का कोलालमपुर, मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? मक्का 42 को जवाब दीजिए, मक्का कहाँ स्थित है? सभी को पता है, सऊदी अरब में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, दबाव को किससे मापा जाता है? द्रव्यमान एवं घनत्व, किए गए कार्य से, बल एवं क्षेत्रफल, बल एवं दूरी। दबाव को किससे मापा जाता है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बताएंगे सब लोग दबाव को किससे मापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल से, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? बताएंगे सब लोग, बताएंगे सब लोग, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का क्या संबंध है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ये संबंध है इसका, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, 45, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी है? 46 का जवाब दीजिए। 6.0222 इंटू 10 की पावर 23, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलियन में मास प्रतिशत के लिए जरीयमांस का सांद्रण कितना होगा? 47 का जवाब दीजिए। तो मास का सांद्रण कितना होगा बताइए सब लोग? 25% होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे विलेय का जो द्रव्यमान है वो आपका 50 है, और विलेय का कुल द्रव्यमान कितना है? 150 है, सॉरी यहाँ पे 200 हो जाएगा, इंटू 100, सॉल्व कर लो, यहाँ पे 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स जैसे रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? बताइए जीवाणु जनित रोग कौन सा है? बताइए सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डिप्थीरिया, ये जीवाणु जनित रोग है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे डॉट डॉट पौधों का नर प्रजनन अंग है, इसमें वर्तिका है, वार्तिकाग्र है, अंडाशय है या पुंकेसर? पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो यहाँ पे पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये थे आपके जीके जीएस के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लगाए हैं, मैं दिल खुश हो जाएगा आज की क्लास देखने के बाद। तो आप लोग लाइक कर दो, आपकी बारी है, अब फटाफट लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न संधि विच्छेद से है, नैतत में संधि विच्छेद, नैतत का संधि विच्छेद क्या होगा? 51 का जवाब दीजिए। और कौन सी संधि ये भी बताना, बताइए नैतत का संधि विच्छेद क्या होगा? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई, जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं।
तो नैतत का छंद विच्छेद ना धन ऐतत हो जाएगा, हलंत लगा है, ध्यान रखना। इसमें संधि पूछ ले तो संधि वृद्धि संधि है, वृद्धिश्वर संधि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है इसमें, बताइए। पल्लव बिल्कुल है सुमित्रानंद पंत की, स्वर्ण धूलि ये भी है, वीणा ये भी है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नहीं है सुमित्रानंद पंत की कृति, तो कुरुक्षेत्र है किसकी बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी की है ये, ठीक है, कृति कुरुक्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी एक्स्ट्रा मैं बताता हूं उसको नोट कर लिया करो आप लोग, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अशुद्ध वाक्य। तो यहां पे ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ये केवल इसमें ये पूजा स्पद नहीं होना चाहिए बल्कि पूजा स्पद होना चाहिए, ठीक है, पूजा स्पद, ठीक है। चलिए यहां पे या लगा दिया है, पूजा स्पद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। बाकी एडमिशन के लिए आप मुझसे मिल भी सकते हो, हमारी ऑफिस है प्रयागराज में, हम ही आपको मिलेंगे। बाकी और भी किसी जिले में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कॉलेज में ईयरली एग्जाम होता है, इस वजह से आप अदर स्टेट से आ रहे हो, यूपी के अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो तो प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। परीक्षा के दौरान हम फ्री सुविधा भी देते हैं रहने की। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति के विशेषण का कौन सा वेग है, परिणामवाचक। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है, विभाव। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पे छंद बताना है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है ये आपको बताना है। 56 का जवाब दीजिए सभी लोग। मात्रा गिनना अगर आप जान गए तो छंद आप पकड़ लोगे कि कौन सा छंद है। जिसके पहले चरण में 12 मात्रा हो और तीसरे चरण में 7 मात्रा हो, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 12 मात्रा इसमें हो गई, और इधर का देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 12 7 हो गया ना, इसमें भी गिन लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्रा इसमें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 7, 12 7 रहे, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12 7 मात्राएं हैं, तो यहाँ पे 12वें छंद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा छंद ब्याल शब्द का व्यर्थ नहीं, इसमें ब्याल शब्द का, सांप, राजा, शेर, दुर्गा। 57 का जवाब दीजिए सब लोग। कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं, इसमें दुर्गा नहीं है, ठीक है, बाकी सब आपके हैं, सांप, शेर, राजा, ये सब ब्याल शब्द के अर्थ हैं, दुर्गा नहीं इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, 58 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे बा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बा भी लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। फटाफट जवाब दीजिए, विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प कौन सा है। तो ये वाला, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेलकर सो गया, ये आपका सही है विराम चिन्ह का। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ ये बड़ा ऊ है ना, किस प्रकार का स्वर है ये, पश्च संवृत है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइए। 61 का जवाब दीजिए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये वाला उन्नयन, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये घा गा अड़ा ठा ता, इनमें से कितने आघोष हैं, बताइए, आघोष कितने हैं। 62 को जवाब दीजिए सब लोग। इसमें ता हो जाएगा, है ना,
ता आपका हो जाएगा और ठा हो जाएगा, ये आपके आघोष हैं, तो दो केवल इसमें आघोष व्यंजन है। 62 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आघोष होता कौन कौन सा है ये भी याद रखना। यहाँ पे दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो आपका आघोष होता है, और पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपका जो होता है वो आपका होता है सघोष। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है चौथा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? 63 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रत्येक वर्ग का यहां पे मैंने बताया था आपको, पहला और दूसरा वर्ण जो आपका होता है वो आपका आघोष होता है। ठीक है, आघोष पहला और दूसरा। ठीक है, बाकी जो आपके होंगे वो आपके घोष होंगे। ठीक है, चलिए पहला दूसरा आपका आघोष होता है। हा को छोड़कर तीनों शा आपके वो भी आपके होते हैं आघोष वर्ण। 62 का मैंने बता दिया। 63 का जवाब दीजिए, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? डॉक्टर दीम सिल्स ने। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फटाफट, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य के रेखांकी शब्द में सर्वनाम कौन सा है? यहां पे आपने बुलाया था, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है बताइए? तो यहां पे अंतिम आपका है, एक सर्वोच्च हो जाएगा, एक आपका यहां पे आपका जो है ध्येय हो जाएगा। ठीक है, ये आपके विशेषण है, तो टोटल 3 विशेषण है इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, कौन सा बताइए? पढ़िए चारों को, फिर बताइए आप लोग कौन सा तथ्य इसमें गलत है। 66 का जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए सब लोग फटाफट, और वीडियो को लाइक भी कर दो गोली की रफ्तार से। और सभी लोगों को बता दो कि बीएड प्रवेश परीक्षा की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा देंगे ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। दूसरों की हेल्प किया करो आप सभी लोग। 66 का करेक्ट आंसर होगा, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। ये आपका गलत तथ्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? 67 का जवाब दीजिए सब लोग। उसे कहते हैं सहायक क्रिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत, जैसे लेखक का तो लेखिका होता है, सभी को पता है। ठीक है, चूहा का चूहिया होता है, ये भी सभी को पता है। पतीला का पतीली होता है, सभी को पता है। टोकरा का यहां पे टोकरी यहां पे गलत लिखा हुआ है, मतलब टोकरा यहां पे गलत लिखा हुआ है ना। यहां पे टोकरी ये आपका शुद्ध है, ये ऐसे हो जाएगा टोकरी। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां पे मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों की लिंग बताइए आप। बताइए लिंग कौन सा होगा? फटाफट 70 का जवाब दीजिए सब लोग। अभी साइंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के बचे हैं अभी। तो यहां पे 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों। ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन बताइए क्या होगा? चिड़िया का चिड़िया यहां पे हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द में वचन बताना है आपको, कौन सा वचन है? तो ध्यान रखना, जो हस्ताक्षर आपका शब्द है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, नित्य बहुवचन। ठीक है, तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, वचन के आधार असंगत युग्म कौन से हैं? वचन 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे बिल्ली का बिल्लियां होता है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, खंबा का खंबे होते हैं, बिल्कुल सही है। पेड़ का यहाँ पे आपका पेड़ों नहीं होगा, रस्सी की रस्सियां होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पेड़ का पेड़ों नहीं होता, पेड़ का जो बहुवचन होता है पेड़ ही होता है।
ठीक है, आप बोलेंगे कि देखिए वो पेड़ है, पेड़ों तो नहीं है ना, पेड़ ही बोलेंगे ना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। आप पूरी क्लास देखना, फिर आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख के जाना अगर क्लास वाकई में अच्छी लगी हो तो। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए। अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, इसमें बताइए। नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ना, पूर्णता घोतक होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? इसमें 76 का जवाब दिए सब लोग। तो यहां पे भाववाच्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकी पद का कारक बताइए। इसमें कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकी पद का कारक बताइए। तो यहां पे कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, यहां पे कारण कारक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकी पद में कारक कौन सा है? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? 79 का जवाब दिए, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? नाराज बना है, लाचार बना है, बेवकूफ बना है, दुबला नहीं बना है उर्दू के उपसर्ग से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उपसर्ग जैसे होता है ना, उपसर्ग प्रत्यय, वो हिंदी के होते हैं, उर्दू के होते हैं। ठीक है, चलिए प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में, प्रादेशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। एक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, नीचे ही दिए गए शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? बताइए, 81 का जवाब दीजिए। यहां पे एक दूसरे के विलोम लिखे हुए हैं, ध्यान देना। अनंत का अंत होता है, आकृष्ट का विकष्ट होता है, जड़ का चेतन होता है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का 82 को जवाब दीजिए। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, और प्राकृतिक भी होता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? इसमें व्याकरण जानने के लिए कौन सा शब्द होगा, कौन कौन सा होगा बताइए। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कौन सा सही इसमें बताइए सब लोग। जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक होगा, यही आपका सही है। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, है ना, जिसमें सबकी सम्मति है। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका जो है आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा इसमें बताइए सब लोग। कर्मधारय समास का पनचक्की, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में बताइए, कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में समास है द्वंद्व समास। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होता है, जैसे राजा रानी, भाई बहन, रात दिन, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। इसका अर्थ क्या होगा? कि प्रारंभ में अधिक शौक का होना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित पंक्तियों में से जो है कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या रह सकती हैं, सह सकती हैं। अलंकार बताइए। यहां पे दृष्टांत अलंकार होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यह मूंग और मसूर की दाल, लोकवक्ति का अर्थ बताएं। यह मूंग और मसूर की दाल,
लोक भक्ति का अर्थ बताएं। तो अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है कौन? बताइए, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है कौन? 90 का जवाब दीजिए। महादेवी वर्मा मानी जाती है आधुनिक युग की मीरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कानन कुसुम के कवि कौन है? बताइए, कानन कुसुम के कवि। 91 का जवाब दीजिए। कानन कुसुम के कवि कौन है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? सौमित्र नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी। बताइए, फूल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजकमल चौधरी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, वो कौन सा है? कौन सा नाटक है? बताइए, 93 के जवाब दीजिए। वो है धर्मवीर भारती का अंधा युग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 94 का, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कितनी नाव में कितनी बार, इस कृति के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अज्ञेय जी को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अनुच्छेद आ गया है, इसको पढ़कर आपको उचित उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो यहाँ पे मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, बाकी मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ अनुच्छेद। ये इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही जरूरी नहीं कि यही याद जाए। सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ लेना, फिर गद्यांश है गद्यांश, कविता है तो कविता पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 का जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला, जो सामने प्री बोलते हैं लेकिन पीछे विस्मान करते हैं, ये ठीक है ना, जैसे मुंह में राम बगल में छुरी वाला। विश्वमन शब्द में समास बताना है, तो इसमें समास है आपका तत्पुरुष समास। ये तो बिना अनुच्छेद देखे बता सकते हो। पातक शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है? ये भी बिना देखे आप बता सकते हो। ठीक है, पुण्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, वो आपका है सहिष्णुता और उदारता। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटा काशी से। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। साइंस के क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है? बताइए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? आज मैं रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी क्लास बड़ी हो चुकी है। बताइए, प्रतिरोधकता की क्या हो जाएगी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सब लोग गुड इवनिंग सभी लोग, वीडियो को लाइक करो, सब लोग शेयर भी कर दो। यहाँ पे ओम हो जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की, यही लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ के क्वेश्चन आपको मैं विद सोल्यूशन के साथ पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लो। आवर्धन की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बताइए, किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, एक पोर्टर जमीन से 12 किलो सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.1 mm जो है ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ये तो सॉरी, यहाँ पे मैं ऑप्शन लगाना भूल गया हूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 180 निकल के आएगा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, 50 N का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा दिया गया कार्य कितना होगा? विस्थापन यहाँ पे दिया गया है 10 और यहाँ पे बल जो दिया गया है ये 50 दिया गया है। कार्य यहाँ पे पता करना है आपको, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, तो 50 का गुणा 10 में कर दो, 500 निकल के आ जाएगा 500। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? बताइए 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, यहां पे कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? बताइए 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? बताइए धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? वो कहलाती है तन्यता। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन है भाई बताइए। 84 को जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो भाई जे थॉमसन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज यही किए थे जे थॉमसन। यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बताइए रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? 85 को जवाब दीजिए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं इसमें? आयनिक यौगिक 86 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है इसमें? CO2 ये आपका आयनिक यौगिक नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? बताइए कितना होता है? इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं इसमें? 89 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं इसमें? तो इसमें ये है, ये है, ये है। स्टार्च पेपर नहीं आपका अम्ल क्षार सूचक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए 90 का जवाब दीजिए। मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, तो मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आर्कनोलॉजी। चलिए मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर या एपिकोलॉजी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। 91 का जवाब दीजिए सब लोग। 91 का करेक्ट आंसर आपका हरित लवक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? बताइए 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका से बनी है, ठीक है त्वचा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? कौन से गुणसूत्र हैं? मेल में XY पाया जाता है और फीमेल में XX। तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा लड़की के लिए, तो पुरुष का X जाएगा तो लड़की हो जाएगा, क्योंकि महिला का तो वही होता है XX, ठीक है। तो X जाएगा तो लड़की, Y जाएगा तो लड़का होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग, कितनी होती है? मगरमच्छों के दिल में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं? बताइए 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मगरमच्छ के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से किस जीव को छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो वो है गाय। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? बताइए कितनी होती है पीएच रेंज? तो ये 7.35 से 7.45 तक, ठीक है। चलिए ईसीजी किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? पेट, गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय। ईसीजी किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हृदय से होता है, ठीक है, हृदय के लिए ईसीजी कराया जाता है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक है? 98 का जवाब दीजिए। आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन। आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उदर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से में, मस्तिष्क में उपस्थित होती है या श्वास नली से जुड़ी होती है? बताइए, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि किससे जुड़ी होती है, किसके नीचे होती है, किसके हिस्से में होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में उपस्थित होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की 16 मई की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास, एक फीडबैक जरूर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए एंड डेली क्लासेस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। एडमिशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।